Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Taming Physics। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं वेक्टर। बेसिकली इस वेक्टर का एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में आता रहेगा। जैसे अभी आगे हम 2D और 3D यानी 2 डायमेंशनल मोशन 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, वहां पे यूज आएगा। देन लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क एनर्जी पावर, देन रोटेशनल मोशन टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अगर हम 12th में चले तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन सब चैप्टर में वेक्टर का यूज आएगा। सो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी वेक्टर क्या होता है, इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक वेक्टर है क्या। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप किया, फिजिक्स डेवलप किया, साइंटिस्ट्स ने ये पाया कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप की है। एक में डायरेक्शन होता है और दूसरे में डायरेक्शन नहीं होता है। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा जनरली स्टूडेंट सोचते हैं या टीचर पढ़ाते हैं। बट यहाँ पे तीन कंडीशन है। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कब होगा, फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, एंड थर्ड इट शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी जब ये तीनों कंडीशन होगा तभी हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है। इनके ऊपर एरो हम लगाते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके ऊपर ये दिखाने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो लगता है। ऐसे और भी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कुछ स्केलर क्वांटिटीज हम नोट करते हैं और फिर डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे बेटा। एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वॉल्यूम ले, स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। मास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पी लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पी प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। बात हम ये कर रहे थे, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये हमको पता है। यहाँ पे डायरेक्शन होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हम कह देते हैं। एक्चुअली डायरेक्शन के साथ साथ ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। ये देखिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है ये सारा क्वांटिटी, तभी ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल लेते जहां पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या है भाई, कौन सी वो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम दिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है और क्यों वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो हम ऐसे तीन वायर ले लें, आपस में कनेक्ट कर दें। इस दोनों वायर के बीच का एंगल थीटा है। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे इस वायर में करंट क्या होगा, इसको हम नाम दे रहे हैं आई। तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जो आई है वो 3 +
4 है, यानी ये हमेशा 7 एम्पियर होगा, भले ही इन दोनों वायर के बीच का एंगल कुछ भी हो। तो यहाँ पे करंट में डायरेक्शन है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच सर्टेन एंगल है। इस एंगल को चेंज करने से यहाँ पे जो नेट करंट फ्लो कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। यानी करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लास 12th में एक और फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो खैर वो 12th की चीजें वहां पे हम पढ़ेंगे। तो ये हमने समझा क्या वेक्टर क्वांटिटी है और क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब वेक्टर क्वांटिटी को सिंबलाइज कैसे करते हैं, यानी इसका सिंबल क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर सिंबलाइज्ड बाय अल्फाबेट्स विद एन एरो ओवर इट। अल्फाबेट्स का मतलब है बेटा ABCD। वो स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, उसके ऊपर एरो लगा दे, यानी वो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। जनरली ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं भाई? फर्स्ट लेटर। अल्फाबेट्स जनरली क्या होते हैं? फर्स्ट लेटर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी का फर्स्ट लेटर क्या है? V। तो वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो ऊपर लगा दिया, ये इसका सिंबल होगा। एक्सेलरेशन किससे स्टार्ट हो रहा है? A से, तो स्मॉल a, इसके ऊपर एरो लगा दिया। फोर्स F से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका सिंबल कैपिटल F, इसके ऊपर एरो लगा दिया। तो इस तरीके से जो अल्फाबेट है वो कौन सा हम यूज करेंगे? फर्स्ट लेटर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और उसी के ऊपर एरो लगा दिया, ये हो गया वेक्टर का सिंबल। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जैसे अगर हम UKG, LKG, UKG की बात करें तो हम 3 को रिप्रेजेंट करते थे लाइन से, 1 2 3। भाई हमको 2 + 3 करना होता था, तो ये कैसे सिखाया गया बेटा? 2 के लिए 2 लाइन खींचा और 3 के लिए 3 लाइन खींचा, और फिर यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5। तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एरो से। उस एरो का लेंथ वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और उस एरो का हेड वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल हम ले, जैसे है वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो एक हम एरो ड्रॉ कर लिए ईस्ट डायरेक्शन में, और इसको सर्टेन स्केल का ले लिया हमने। जैसे हमने सपोज कर लिया 1 cm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 cm लेंथ का हम ड्रॉ कर देंगे एरो ईस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे 10 cm का स्केल से मेजर कर लिया। इस स्केल से 1 cm इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 cm क्या हो गया भाई? 100 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे फोर्स का एग्जांपल ले ले, F इज इक्वल टू
500 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन, ये फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये वाला है। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको लेने के लिए हम कैसे करेंगे, एक हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया ईस्ट डायरेक्शन में, कर रहा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर ले हम। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब कोई स्केल, सुटेबल स्केल ले लें, यानी स्केल ऐसा लेंगे कि वो जो एरो है वो हमारे कॉपी के ऊपर इतना बड़ा ना हो जाए कि हम ड्रॉ ही नहीं कर पाए, और इतना छोटा ना हो जाए कि इनकन्वीनियंस हो। इनकन्वीनियंस का मतलब बहुत छोटा हो जाए जो दिखे नहीं। तो हम यहाँ पे स्केल सपोज कर लेते हैं 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 cm। तो भाई कितने सेंटीमीटर का हमको लाइन ड्रॉ करना होगा, 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का यहां से लाइन ड्रॉ कर दे इस डायरेक्शन में, ये हेड का डायरेक्शन कर दिया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो 1 सेंटीमीटर कितना बेटा 100 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया 500 न्यूटन। ऐसे इस तरीके से हम ग्राफ पेपर के ऊपर फोर्स को ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी प्लेन पेपर पे। लेकिन एक्चुअली हम लोग को फिजिक्स में ऐसा टू द स्केल ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमको रफ ग्राफ ड्रॉ करना होगा आगे। तो इसको टू द स्केल ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, हम सिंपली किसी भी लेंथ का यहाँ पे दिखा दिए और ये डायरेक्शन रफली करेक्ट दिखा दी, ये सफिशिएंट है। तो जो चीज हम कह रहे हैं वो आपको आगे समझ में आएगी। जस्ट आपको एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना है फिगर का, ताकि हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सके। अब हम लोग बात कर रहे थे कि वेक्टर क्या होता है, तो उसमें एक टर्म आया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसी के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 3 टाइप का होता है। एक लॉ ऑफ ट्रायंगल, दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड तीसरा लॉ ऑफ पॉलीगन। तो अगर एग्जाम में लॉ ऑफ एडिशन लिखने के लिए आ रहा है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखने के लिए आ रहा है, तो इस तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, या इसमें से कोई पर्टिकुलर पूछा जा रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं। पहले आप वीडियो रोक के एक बार इस सारे का नोट्स बना लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वीडियो आप रोक लीजिए अपना। चलिए भाई, तो अब डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या। बेसिकली वेक्टर को ऐड कैसे करें, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि इफ टू साइड्स, if two vectors are represented by two sides of a triangle। जैसे यहाँ पे 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो ये एक ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो एडिशन होगा, इनका दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यानी वेक्टर एडिशन जो होगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड। थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड साइड कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ रिजल्टेंट का हेड होगा। देन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये वही है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ही है। बेसिकली आप ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये रिजल्टेंट आया,
और पैरेललोग्राम का दो साइड लिया तो सेम रिजल्टेंट आया। यानी स्टेटमेंट अलग अलग है लेकिन आंसर हमको सेम मिलेगा। सो व्हाट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टेट्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या स्टेट करता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then their resultant is represented by the diagonal passing through intersection of two adjacent sides। यानी दो वेक्टर A और B एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और यहां से B के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पे ये इंटरसेक्ट किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम वो वाला डायगोनल लेंगे जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, यानी ये वाला डायगोनल लेंगे। तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। डायरेक्शन क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन पे टेल होगा और फॉर कॉर्नर पे हेड होगा। देन लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, अगर दो से अधिक वेक्टर है, ये टू वेक्टर के एडिशन को शो कर रहा है। इफ देयर आर मोर देन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर है तब भी हम इसको लगा सकते हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये थर्ड साइड ले लेंगे, दिस विल बी रिजल्टेंट, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल हो गया। सो लॉ ऑफ पॉलीगन स्टेट्स दैट इफ टू or more than two vectors are represented by sides of a polygon, then their resultant is represented by the closing side of the polygon whose tail lies at the tail of first vector and head of resultant lies at the head of लास्ट वेक्टर। यानी जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हेड टू टेल, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल। देखिए बेसिकली ये है क्या, हमको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ये निकालना है। इसी के एडिशन को हम नाम दे रहे हैं आर, यानी रिजल्टेंट। तो करेंगे कैसे, वेक्टर ए हमने ड्रॉ कर लिया, अब वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रख के वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया, ये हो गया ए प्लस बी। अब सी ऐड करना है, तो वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल रख के वेक्टर सी को ड्रॉ कर लिया। फिर डी ऐड करना है, तो वेक्टर सी के हेड पे वेक्टर डी का टेल रख के वेक्टर डी को ड्रॉ कर लिया। फिर ई ऐड करना है, तो वेक्टर डी के हेड पे वेक्टर ई का टेल रख के ई को ड्रॉ कर लिया। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये एक पॉलीगन बन गया, लेकिन ये ओपन पॉलीगन है। इसका क्लोजिंग साइड ले लें, यानी फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ जो साइड होगा, that will be resultant of these four how many 5 vectors, ये 5 वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो गया। यानी लॉ ऑफ पॉलीगन हम कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे कितने भी वेक्टर हो। अच्छा, इसमें एक और चीज बताएं, जैसे ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया, लॉ ऑफ पॉलीगन का एक और फिगर हम बना रहे हैं। जैसे सपोज करिए 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ऐसे बी, तीसरा वेक्टर ऐसे सी है और चौथा वेक्टर ऐसे हम ले लें डी ले लें, जैसे इस तरीके से ले लें, ये वेक्टर डी है। अब 4 वेक्टर है तो न तो लॉ ऑफ ट्रायंगल लगेगा न तो लॉ ऑफ पॉलीगन लगेगा। हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना क्या भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
कैसे करेंगे बच्चों देखते हैं। पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, जितना मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड का ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया हमने, ये हो गया, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है। अब प्लस वेक्टर बी करना है, तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल ड्रॉ करेंगे और वेक्टर बी को ड्रॉ कर देंगे भाई ऐसे। ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर बी नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। अब वेक्टर सी ड्रॉ करना वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेक्टर सी यहां तक हो गया, यानी दिस इज वेक्टर सी। हमने केवल मैग्नीट्यूड दिखा, वेक्टर्स का डायरेक्शन दिख रहा है फिगर में। देन वेक्टर डी और बड़ा बेटा ये कुछ इस तरीके से वेक्टर डी। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये एक पॉलीगन है, रिजल्टेंट होगा इस पॉलीगन का क्लोजिंग साइड, ये हो गया, ये हो गया भाई क्लोजिंग साइड फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ। दिस इज आर, ये वेक्टर आर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो ये हो गए, और भी फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। अब ये जो हमने फिगर्स ड्रॉ किए, इसको अगर टू द स्केल ड्रॉ करें तो हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। दिक्कत इसमें क्या है, दिक्कत ये है बेटा कि जब तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो कुछ एरर आएगा, और जब एरर आएगा तो हमारा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो कभी भी करेक्ट नहीं मिलेगा। तो करेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी उसके लिए कोई फॉर्मूला डिराइव करना होगा। भाई इससे अगर हम स्केल से ड्रॉ करेंगे तो कुछ एंगल में एरर आएगा दोनों वेक्टर के, कुछ उनके मैग्नीट्यूड में एरर आएगा, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमारा हमेशा रॉन्ग आएगा, करेक्ट रिजल्ट कभी नहीं देगा, वो कुछ न कुछ एरर होगा। हमको करेक्ट रिजल्ट निकालना है तो कोई ना कोई फार्मूला डिराइव करना होगा। अब फार्मूला डिराइव करने के लिए हम दो वेक्टर के एडिशन का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है। तो कैसे डिराइव करेंगे, कैसे अचीव हम करेंगे। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी वेक्टर को ऐड करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, ये हम डिराइव करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। हम दो वेक्टर ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, हमने एरो नहीं ड्रॉ किया, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दिख रहा है। ये वेक्टर बी पे हमने एरो नहीं ड्रॉ किया, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा भाई, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा वेक्टर बी का डायरेक्शन। ये इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम थीटा सपोज कर लें, दिस एंगल इज थीटा। हमको ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया, उनके बीच का एंगल दिया है। अब इनका एडिशन या रिजल्टेंट क्या होगा, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दिस विल बी रिजल्टेंट। इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको निकालना क्या है, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, यानी फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल पे है, अल्फा हमको निकालना है। और इसका मैग्नीट्यूड, यानी यहां से यहां तक का लेंथ, मैग्नीट्यूड निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट को हम ए सपोज कर लें, इस पॉइंट को बी सपोज कर लें और इस पॉइंट को सी सपोज कर लें। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ए बी के ऊपर, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसको हम डी सपोज कर लें।
ऐसा हमने किस लिए किया, हमको आर निकालना है। तो ये एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम एडी और सीडी निकाल पाए तो पाइथागोरस थ्योरम से आर को हम निकाल सकते हैं और tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इससे हम अल्फा एंगल निकाल सकते हैं, यानी आर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये एडी और सीडी मिलेगा कैसे, तो अगर बीडी मिल जाए तो काम बन जाए। तो स्टार्ट करते हम। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी सी, बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो बेटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बीडी अपॉन बीसी, और यहां से आ गया बीडी इज इक्वल टू बीसी कॉस थीटा। तो यहां पे हम नोट कर लेते हैं बेटे, बाद में इसको यूज करेंगे। बीडी इज इक्वल टू क्या है, बीसी कॉस थीटा, और बीसी क्या भाई फिगर में देखें तो स्मॉल बी कॉस थीटा। अब इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा अप्लाई करें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू सीडी अपॉन बीसी, यानी CD इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, BC साइन थीटा। तो इस CD के वैल्यू को भी लिख लेते हैं, CD इज इक्वल टू BC कितना भाई, स्मॉल b साइन थीटा। अब चलो, अब हम आगे करते हैं। तो now write down in right angle triangle ADC, ADC राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो यहां से हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या AC इज इक्वल टू अंडर रूट, AD को हम क्या लिख सकते हैं भाई, AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। नाउ आगे हम क्या लिख सकते हैं, AC को हमने R लिख दिया, भाई AC किसके बराबर, R के बराबर, वही तो हमको निकालना है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट, तो AB कितना भाई स्मॉल है, प्लस BD हमने निकाला B कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस DC यानी CD कितना, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया होल स्क्वायर खोले तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लें तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा, यह प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया भाई हमारे रिजल्टेंट का फार्मूला। इसको हम बॉक्स में कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब कहीं भी दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट निकालना होगा जिनका मैग्नीट्यूड a और b है और जिनके बीच का एंगल वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा है, तो वहां पे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो a के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो भी बड़ा सिंपल है, देखते हैं। देखो भाई वो कैसे निकलेगा, इसी ट्रायंगल ADC में देखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंड यानी CD अपॉन बेस यानी AD इज इक्वल टू CD अपॉन AD क्या होगा बच्चों, AB प्लस BD। अब tan अल्फा इज इक्वल टू CD कितना बेटा, B साइन थीटा, सो B साइन थीटा अपॉन AB कितना है, A प्लस BD कितना है, B कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन के लिए फार्मूला। ये ध्यान रखिए ये दोनों फार्मूले विद फिगर आपको याद होना चाहिए। दो वेक्टर हैं A और B, उनके बीच का एंगल थीटा, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसका ये फार्मूला रहा, और जो एंगल होगा यानी R रिजल्टेंट A के साथ जो एंगल बनाएगा ये इसका ये फार्मूला रहा। अब थोड़ा सा एंगल की बात करते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। तो यहां पे दो वेक्टर A और R मिल रहे हैं टेल टू टेल, तो उनके बीच का एंगल क्या भाई, अल्फा, यहां फिगर में दिख रहा। अच्छा, यहां पे दो वेक्टर A और B मिल रहे हैं कैसे, हेड टू टेल, तो अब इनके बीच का एंगल क्या होगा वो उस तरीके का नहीं है। ये इस A को हम एक्सटेंड कर दें, यानी वेक्टर A को शिफ्ट करके यहां लेते आए, तो ये वेक्टर A हो गया टेल टू टेल। अब A और B मिलेगा तो उनके बीच का एंगल थीटा हो गया। बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी की ये प्रॉपर्टी है कि स्पेस में अगर खुद के पैरेलल उसको डिस्प्लेस कराएं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा डिटेल में और हम डिस्कस करेंगे इस एंगल के बारे में। जैसे ये वेक्टर ले ले एक और दूसरा वेक्टर ये ले लें, हमको मार्क करना है इनके बीच का एंगल क्या है। पहला फिगर ये है, दूसरा ये वेक्टर एक ले लें और दूसरा ये वेक्टर एक ले लें, इनके बीच का एंगल क्या है, ये A ये B, वेक्टर A वेक्टर B। तीसरा फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं, एक वेक्टर A ये है और वेक्टर B ये है, इनके बीच का एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, देन वेक्टर A और वेक्टर B, देन वेक्टर A and vector B, then vector A and vector B।
क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर कई तरीके से मिल सकते हैं। तो सबसे सिंपल, जब टेल टू टेल मीट कर रहे हो, यहां पे आप देखिए तो वेक्टर कैसे मीट कर रहे हैं, टेल टू टेल। टेल टू टेल जब मीट कर रहे हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल वो एंगल होता है जो 180 से कम हो, यानी ये इनके बीच का एंगल होगा। यहां पे दोनों टेल टू टेल मीट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, जो 180 से कम है, यानी ये वाला, ये इनके बीच का एंगल होगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये 180 से ज्यादा है, यहां ये नहीं होगा क्योंकि 180 से ज्यादा है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल मीट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल ये होगा क्योंकि ये 180 से कम है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हेड टू टेल मीट कर रहे हो, जैसे यहां पे दिखाया है। तो जब हेड टू टेल मीट कर रहे होंगे बेटा, तो हम अभी बताए कि किसी वेक्टर को फ्री स्पेस में खुद के पैरेलल मूव करा देने से उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जैसे वेक्टर ए हम यहां ड्रॉ करें या वेक्टर ए इसी के पैरेलल यहां शिफ्ट करके लेते हैं, तभी ये वेक्टर ए रहेगा, या हम यहां पे ड्रॉ कर दें तब भी वेक्टर ए ही रहेगा। तो एंगल निकालने के लिए हमेशा हम कैसे करते हैं, दोनों वेक्टर टेल टू टेल मीट करना चाहिए। यहां पे हेड टू टेल मीट कर रहा है तो हम वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करा दें यहां पे, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये वेक्टर ए हो गया, यानी इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा। अब हमने इसको मिटा दिया तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ऐसे यहां पे देखें, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ये हेड टू टेल मीट कर रहे हैं। अब इनके बीच का एंगल कैसे निकालें, तो हम वेक्टर ए को शिफ्ट कर दें इधर ऐसे, ये वेक्टर ए हो गया। ओरिजिनली यहां था क्वेश्चन में, लेकिन हमने शिफ्ट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल मीट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल ये होगा। फिर हमने इसको हटा दिया भाई, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल ये होगा। ऐसे ही हेड टू हेड मीट करना है। यहां पे कैसे मीट कर रहे हैं भाई, हेड टू हेड। तो इस केस में या तो ये कह सकते हो कि अगर दो वेक्टर हेड टू हेड मीट करें या टेल टू टेल मीट करें तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जो 180 से कम वाला। दो एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है। एंगल इनके बीच का ये हम लेंगे, जैसे टेल टू टेल में करा है। या फिर टेल टू टेल ही आपको याद है तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर बी को आगे एक्सटेंड कर दिया यहां पे, कोई फर्क नहीं कर पड़ा, और वेक्टर ए को इधर हमने एक्सटेंड कर दिया, शिफ्ट कर दिया इधर। तो अब ये टेल टू टेल मीट कर रहे हैं नए फिगर में, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा। और चूंकि ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इनके बीच का एंगल ये होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान देना। स्पेशली इस केस में जब हेड टू टेल मीट कर रहे हो तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, ए को एक्सटेंड कर देंगे और जो इस दोनों लाइन के बीच में एंगल बनेगा वही होगा। चलिए भाई, तो ये इतना हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न हम लोग वेक्टर एडिशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन मेथड और उसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। टिल देन यू रिवाइज दीज टॉपिक्स, डू हार्ड लेबर, be blessed, be happy, and we will meet again on next turn. Till then, bye bye, sayonara, Godspeed.